नाम तेरा मेरा रह जाएगा। इस बात का फैसला नहीं किया कि मैं एक्टिंग करूंगी या नहीं। फैसला कर चुकी हो तुम। कैसे? झूठ बोलने की एक्टिंग, 8 गोल्डन जुबली फिल्म्स और पता नहीं क्या क्या किया हमने एक साथ। आज जब हम तुम्हें फिल्म ऑफर कर रहे हैं, तुम्हें फौरन हाँ कर देनी चाहिए। और तुम सोच रहे हो अब्बा अस्पताल से मुझे रुखसत करवा रहे थे। जल्दी पूछती दर्जी, मेरे चचा मास्टर सैफुद्दीन बहुत सा काम किया उन्होंने आपका। अफसोस की बात है, न बड़ा एक्टर और चंद गलत फैसलों की वजह से। बाजी पता नहीं क्या करेंगे यार। यार तू चाचा जी को कॉल करके बता दे, या कोई खत लिखकर मुझे दे दे, मैं पहुंचवा दूंगा। ये बात ही है रोजी, ये चोट एक्सीडेंट से ही लगी थी ना? छोड़ो, लेकिन खुदा का वास्ता है आज के बाद उधर मुंह मत करना प्लीज। अच्छा ना, क्योंकि हम एक दौर का नाम है, दौर का। तुम लौटाती कम हो। ये खजाना भूखे कुत्तों के लिए नहीं है, ये वहां खुलता है जहां नफा हो। आप कौन? मैंने पहले आपको नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा है। बाहर निकालो इन सबको, बाहर निकालो। 2 मिनट सर, बात तो सुन ले सर। आप दौर थे सर, मैं नहीं। मैं तो बस आपकी सरपरस्ती चाहता हूँ, आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। हम अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, पढ़ा जरूर। मुझ पर अब एक आंख नहीं है, बहुत सारी आंखें हैं। तार पे चलना होगा। अब्बू, सुल्तान सर, बाकी सब लोग। तो क्या तू कह रही है तुझे अब मोहब्बत नहीं रही? ये तुम देखना पड़ रहा है। डैनी सर के साथ कोई काम नहीं करना चाह रहा। सुल्तान साहब के पास आए थे वो, बॉस ने भी मना कर दिया। 4 प्लैटिनम जुबली फिल्में। शरी फहद, किस्त नंबर 13। रात की तारीकी में रोशनी की एक धीमी किरण शरी के चेहरे पर पड़ी तो वो चौंक कर जाग गई। ख्वाब में भी वही मंजर था, फहद का खून में लथपथ चेहरा और वो चीख जो उसके दिल को चीर गई थी। वो पसीने में भीगी हुई उठी और गहरी सांसें लेते हुए पानी का गिलास खाली कर दिया। उसके जहन में अब भी कल की बातें गर्दिश कर रही थीं। फहद के अल्फाज, शरी, हर किसी पर भरोसा मत करो, साए हमारे पीछे ही, ये अल्फाज जैसे इसके जहन में गूंज रहे थे। दूसरी तरफ फहद अब भी लापता था। पुलिस ने सरसरी तहकीकात के बाद हाथ खड़े कर दिए थे। शरी को अंदाजा हो चुका था कि ये कोई आम गुमशुदगी नहीं। वो जानती थी कि इसके आसपास कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि वो फहद तक पहुंचे। शरी ने फहद का पुराना लैपटॉप निकाला जो उसे फहद के कमरे से मिला था। जब उसने उसे ऑन किया तो एक खुफिया फोल्डर इसकी नज़र से गुजरा जिस पर पासवर्ड लगा था। बहुत सी कोशिशों के बाद शरी ने फहद की बहन के यौम पैदाइश को आजमाया और फोल्डर खुल गया। इसमें कुछ वीडियोस, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और फाइल्स थीं जिनसे पता चलता था कि फहद किसी खुफिया नेटवर्क की निगरानी कर रहा था जो यतीम बच्चों की स्मगलिंग में मुलव्वस था। इस नेटवर्क में कुछ बहुत ही बासर शख्सियत के नाम थे, जिनमें एक शख्स का नाम देखकर शरी के पैरों तले ज़मीन निकल गई, हमजा खान, जो इसका करीबी दोस्त था और अक्सर फहद से मुलाकात करता था। उसी लम्हे शरी को फ़ोन आया एक नामालूम नंबर से। इसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ एक भारी आवाज़ आई, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो फहद को भूल जाओ, सच जानना तुम्हें महंगा पड़ेगा। शरी का दिल धड़कने लगा लेकिन उसने हिम्मत ना हारी। वो जान चुकी थी कि अब इसके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो खामोशी इख्तियार करे या फिर सच्चाई के लिए हर खतरा मोल ले। किस्त के आखिर में शरी एक मशहूर तहक़ीक़ाती सहाफ़ी से राब्ता करती है और इसे फाइल्स भेज देती है। इसका इरादा पक्का हो चुका है, चाहे जो भी हो वो फहद को इंसाफ दिल। शरी फहद, किस्त नंबर 13। रात की तारीकी में रोशनी की एक धीमी किरण शरी के चेहरे पर पड़ी तो वो चौंक कर जाग गई। ख्वाब में भी वही मंजर था, फहद का खून में लथपथ चेहरा और वो चीख जो उसके दिल को चीर गई थी। वो पसीने में भीगी हुई उठी और गहरी सांसें लेते हुए पानी का गिलास खाली कर दिया। उसके जहन में अब भी कल की बातें गर्दिश कर रही थीं। फहद के अल्फाज, शरी, हर किसी पर भरोसा मत करो, साए हमारे पीछे ही, ये अल्फाज जैसे इसके जहन में गूंज रहे थे। दूसरी तरफ फहद अब भी लापता था। पुलिस ने सरसरी तहकीकात के बाद हाथ खड़े कर दिए थे।
शरी को अंदाज़ा हो चुका था कि ये कोई आम गुमशुदगी नहीं। वो जानती थी कि इसके आसपास कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि वो फहद तक पहुंचे। शरी ने फहद का पुराना लैपटॉप निकाला जो उसे फहद के कमरे से मिला था। जब उसने उसे ऑन किया तो एक खुफिया फोल्डर इसकी नज़र से गुजरा जिस पर पासवर्ड लगा था। बहुत सी कोशिशों के बाद शरी ने फहद की बहन के यौम पैदाइश को आजमाया और फोल्डर खुल गया। इसमें कुछ वीडियोस, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और फाइल्स थीं जिनसे पता चलता था कि फहद किसी खुफिया नेटवर्क की निगरानी कर रहा था जो यतीम बच्चों की स्मगलिंग में मुलव्वस था। इस नेटवर्क में कुछ बहुत ही बासर शख्सियत के नाम थे, जिनमें एक शख्स का नाम देखकर शरी के पैरों तले ज़मीन निकल गई, हमजा खान, जो इसका करीबी दोस्त था और अक्सर फहद से मुलाकात करता था। उसी लम्हे शरी को फ़ोन आया एक नामालूम नंबर से। इसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ एक भारी आवाज़ आई, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो फहद को भूल जाओ, सच जानना तुम्हें महंगा पड़ेगा। शरी का दिल धड़कने लगा लेकिन उसने हिम्मत ना हारी। वो जान चुकी थी कि अब इसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो खामोशी इख्तियार करे या फिर सच्चाई के लिए हर खतरा मोल ले। किस्त के आखिर में शरी एक मशहूर तहक़ीक़ाती सहाफ़ी से राब्ता करती है और इसे फाइल्स भेज देती है। इसका इरादा पक्का हो चुका है, चाहे जो भी हो वो फहद को इंसाफ दिला। शरी फहद किस्त नंबर 13। रात की तारीकी में रोशनी की एक धीमी किरण शरी के चेहरे पर पड़ी तो वो चौंक कर जाग गई। ख्वाब में भी वही मंजर था, फहद का खून में लथपथ चेहरा और वो चीख जो उसके दिल को चीर गई थी। वो पसीने में भीगी हुई उठी और गहरी सांसें लेते हुए पानी का ग्लास खाली कर दिया। उसके ज़हन में अब भी कल की बातें गर्दिश कर रही थीं। फहद के अल्फाज, शरी, हर किसी पर भरोसा मत करो, साए हमारे पीछे हैं, ये अल्फाज जैसे इसके ज़हन में गूंज रहे थे। दूसरी तरफ फहद अब भी लापता था। पुलिस ने सरसरी तहक़ीक़ात के बाद हाथ खड़े कर दिए थे। शरी को अंदाज़ा हो चुका था कि ये कोई आम गुमशुदगी नहीं। वो जानती थी कि इसके आसपास कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि वो फहद तक पहुंचे। शरी ने फहद का पुराना लैपटॉप निकाला जो उसे फहद के कमरे से मिला था। जब उसने उसे ऑन किया तो एक खुफिया फोल्डर इसकी नज़र से गुजरा जिस पर पासवर्ड लगा था। बहुत सी कोशिशों के बाद शरी ने फहद की बहन के यौम पैदाइश को आजमाया और फोल्डर खुल गया। इसमें कुछ वीडियोस, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और फाइल्स थीं जिनसे पता चलता था कि फहद किसी खुफिया नेटवर्क की निगरानी कर रहा था जो यतीम बच्चों की स्मगलिंग में मुलव्वस था। इस नेटवर्क में कुछ बहुत ही बासर शख्सियत के नाम थे, जिनमें एक शख्स का नाम देखकर शरी के पैरों तले ज़मीन निकल गई, हमजा खान, जो इसका करीबी दोस्त था और अक्सर फहद से मुलाकात करता था। उसी लम्हे शरी को फ़ोन आया एक नामालूम नंबर से। इसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ एक भारी आवाज़ आई, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो फहद को भूल जाओ, सच जानना तुम्हें महंगा पड़ेगा। शरी का दिल धड़कने लगा लेकिन उसने हिम्मत ना हारी। वो जान चुकी थी कि अब इसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो खामोशी इख्तियार करे या फिर सच्चाई के लिए हर खतरा मोल ले। किस्त के आखिर में शरी एक मशहूर तहक़ीक़ाती सहाफ़ी से राब्ता करती है और इसे फाइल्स भेज देती है। इसका इरादा पक्का हो चुका है, चाहे जो भी हो वो फहद को इंसाफ दिला। शरी फहद किस्त नंबर 13। रात की तारीकी में रोशनी की एक धीमी किरण शरी के चेहरे पर पड़ी तो वो चौंक कर जाग गई। ख्वाब में भी वही मंजर था, फहद का खून में लथपथ चेहरा और वो चीख जो उसके दिल को चीर गई थी। वो पसीने में भीगी हुई उठी और गहरी सांसें लेते हुए पानी का ग्लास खाली कर दिया। उसके ज़हन में अब भी कल की बातें गर्दिश कर रही थीं। फहद के अल्फाज, शरी, हर किसी पर भरोसा मत करो, साए हमारे पीछे हैं, ये अल्फाज जैसे इसके ज़हन में गूंज रहे थे। दूसरी तरफ फहद अब भी लापता था। पुलिस ने सरसरी तहक़ीक़ात के बाद हाथ खड़े कर दिए थे। शरी को अंदाज़ा हो चुका था कि ये कोई आम गुमशुदगी नहीं। वो जानती थी कि इसके आसपास कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि वो फहद तक पहुंचे। शरी ने फहद का पुराना लैपटॉप निकाला जो उसे फहद के कमरे से मिला था। जब उसने उसे ऑन किया तो एक खुफिया फोल्डर इसकी नज़र से गुजरा जिस पर पासवर्ड लगा था। बहुत सी कोशिशों के बाद शरी ने फहद की बहन के यौम पैदाइश को आजमाया और फोल्डर खुल गया। इसमें कुछ वीडियोस, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और फाइल्स थीं जिनसे पता चलता था कि फहद किसी खुफिया नेटवर्क की निगरानी कर रहा था जो यतीम बच्चों की स्मगलिंग में मुलव्वस था। इस नेटवर्क में कुछ बहुत ही बासर शख्सियत के नाम थे, जिनमें एक शख्स का नाम देखकर शरी के पैरों तले ज़मीन निकल गई, हमजा खान, जो इसका करीबी दोस्त था और अक्सर फहद से मुलाकात करता था। उसी लम्हे शरी को फ़ोन आया एक नामालूम नंबर से।
इसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ एक भारी आवाज़ आई, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो फहद को भूल जाओ, सच जानना तुम्हें महंगा पड़ेगा। शरी का दिल धड़कने लगा लेकिन उसने हिम्मत ना हारी। वो जान चुकी थी कि अब इसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो खामोशी इख्तियार करे या फिर सच्चाई के लिए हर खतरा मोल ले। किस्त के आखिर में शरी एक मशहूर तहक़ीक़ाती सहाफ़ी से राब्ता करती है और इसे फालस भेज देती है। इसका इरादा पक्का हो चुका है, चाहे जो भी हो वो फहद को इंसाफ दे। शरी फहद किस्त नंबर 13। रात की तारीकी में रोशनी की एक धीमी किरण शरी के चेहरे पर पड़ी तो वो चौंक कर जाग गई। ख्वाब में भी वही मंजर था, फहद का खून में लथपथ चेहरा और वो चीख जो उसके दिल को चीर गई थी। वो पसीने में भीगी हुई उठी और गहरी सांसें लेते हुए पानी का गिलास खाली कर दिया। उसके ज़हन में अब भी कल की बातें गर्दिश कर रही थीं। फहद के अल्फाज, शरी हर किसी पर भरोसा मत करो, साए हमारे पीछे हैं, ये अल्फाज जैसे इसके ज़हन में गूंज रहे थे। दूसरी तरफ फहद अब भी लापता था। पुलिस ने सरसरी तहक़ीक़ात के बाद हाथ खड़े कर दिए थे। शरी को अंदाज़ा हो चुका था कि ये कोई आम गुमशुदगी नहीं। वो जानती थी कि इसके आसपास कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि वो फहद तक पहुँचे। शरी ने फहद का पुराना लैपटॉप निकाला जो उसे फहद के कमरे से मिला था। जब उसने उसे ऑन किया तो एक खुफिया फोल्डर इसकी नज़र से गुजरा जिस पर पासवर्ड लगा था। बहुत सी कोशिशों के बाद शरी ने फहद की बहन के यौम पैदाइश को आजमाया और फोल्डर खुल गया। इसमें कुछ वीडियोस, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और फाइल्स थीं जिनसे पता चलता था कि फहद किसी खुफिया नेटवर्क की निगरानी कर रहा था जो यतीम बच्चों की स्मगलिंग में मुलव्वस था। इस नेटवर्क में कुछ बहुत ही बासर शख्सियत के नाम थे, जिनमें एक शख्स का नाम देखकर शरी के पैरों तले ज़मीन निकल गई, हमजा खान, जो इसका करीबी दोस्त था और अक्सर फहद से मुलाकात करता था। उसी लम्हे शरी को फ़ोन आया एक नामालूम नंबर से। इसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ एक भारी आवाज़ आई, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो फहद को भूल जाओ, सच जानना तुम्हें महंगा पड़ेगा। शरी का दिल धड़कने लगा लेकिन उसने हिम्मत ना हारी। वो जान चुकी थी कि अब इसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो खामोशी इख्तियार करे या फिर सच्चाई के लिए हर खतरा मोल ले। किस्त के आखिर में शरी एक मशहूर तहक़ीक़ाती सहाफ़ी से राब्ता करती है और इसे फालस भेज देती है। इसका इरादा पक्का हो चुका है, चाहे जो भी हो वो फहद को इंसाफ दिल। शरी फहद किस्त नंबर 13। रात की तारीकी में रोशनी की एक धीमी किरण शरी के चेहरे पर पड़ी तो वो चौंक कर जाग गई। ख्वाब में भी वही मंजर था, फहद का खून में लथपथ चेहरा और वो चीख जो उसके दिल को चीर गई थी। वो पसीने में भीगी हुई उठी और गहरी सांसें लेते हुए पानी का गिलास खाली कर दिया। उसके ज़हन में अब भी कल की बातें गर्दिश कर रही थीं। फहद के अल्फाज, शरी हर किसी पर भरोसा मत करो, साए हमारे पीछे हैं, ये अल्फाज जैसे इसके ज़हन में गूंज रहे थे। दूसरी तरफ फहद अब भी लापता था। पुलिस ने सरसरी तहक़ीक़ात के बाद हाथ खड़े कर दिए थे। शरी को अंदाज़ा हो चुका था कि ये कोई आम गुमशुदगी नहीं। वो जानती थी कि इसके आसपास कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि वो फहद तक पहुँचे। शरी ने फहद का पुराना लैपटॉप निकाला जो उसे फहद के कमरे से मिला था। जब उसने उसे ऑन किया तो एक खुफिया फोल्डर इसकी नज़र से गुजरा जिस पर पासवर्ड लगा था। बहुत सी कोशिशों के बाद शरी ने फहद की बहन के यौम पैदाइश को आजमाया और फोल्डर खुल गया। इसमें कुछ वीडियोस, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और फाइल्स थीं जिनसे पता चलता था कि फहद किसी खुफिया नेटवर्क की निगरानी कर रहा था जो यतीम बच्चों की स्मगलिंग में मुलव्वस था। इस नेटवर्क में कुछ बहुत ही बासर शख्सियत के नाम थे, जिनमें एक शख्स का नाम देखकर शरी के पैरों तले ज़मीन निकल गई, हमजा खान, जो इसका करीबी दोस्त था और अक्सर फहद से मुलाकात करता था। उसी लम्हे शरी को फ़ोन आया एक नामालूम नंबर से। इसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ एक भारी आवाज़ आई, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो फहद को भूल जाओ, सच जानना तुम्हें महंगा पड़ेगा। शरी का दिल धड़कने लगा लेकिन उसने हिम्मत ना हारी। वो जान चुकी थी कि अब इसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो खामोशी इख्तियार करे या फिर सच्चाई के लिए हर खतरा मोल ले। किस्त के आखिर में शरी एक मशहूर तहक़ीक़ाती सहाफ़ी से राब्ता करती है और इसे फालस भेज देती है। इसका इरादा पक्का हो चुका है, चाहे जो भी हो वो फहद को इंसाफ दिला। शरी फहद किस्त नंबर 13। रात की तारीकी में रोशनी की एक धीमी किरण शरी के चेहरे पर पड़ी तो वो चौंक कर जाग गई। ख्वाब में भी वही मंजर था, फहद का खून में लथपथ चेहरा और वो चीख जो उसके दिल को चीर गई थी। वो पसीने में भीगी हुई उठी और गहरी सांसें लेते हुए पानी का गिलास खाली कर दिया। उसके ज़हन में अब भी कल की बातें गर्दिश कर रही थीं।
फहद के अल्फाज शरी, हर किसी पर भरोसा मत करो, साए हमारे पीछे ही, ये अल्फाज जैसे इसके जहन में गूंज रहे थे। दूसरी तरफ फहद अब भी लापता था। पुलिस ने सरसरी तहकीकात के बाद हाथ खड़े कर दिए थे। शरी को अंदाज़ा हो चुका था कि ये कोई आम गुमशुदगी नहीं। वो जानती थी कि इसके आसपास कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि वो फहद तक पहुंचे। शरी ने फहद का पुराना लैपटॉप निकाला जो उसे फहद के कमरे से मिला था। जब उसने उसे ऑन किया तो एक खुफिया फोल्डर इसकी नज़र से गुजरा जिस पर पासवर्ड लगा था। बहुत सी कोशिशों के बाद शरी ने फहद की बहन के यौम पैदाइश को आजमाया और फोल्डर खुल गया। इसमें कुछ वीडियोस, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और फाइल्स थीं जिनसे पता चलता था कि फहद किसी खुफिया नेटवर्क की निगरानी कर रहा था जो यतीम बच्चों की स्मगलिंग में मुलव्वस था। इस नेटवर्क में कुछ बहुत ही बासर शख्सियत के नाम थे, जिनमें एक शख्स का नाम देखकर शरी के पैरों तले ज़मीन निकल गई, हमजा खान, जो इसका करीबी दोस्त था और अक्सर फहद से मुलाकात करता था। उसी लम्हे शरी को फ़ोन आया एक नामालूम नंबर से। इसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ एक भारी आवाज़ आई, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो फहद को भूल जाओ, सच जानना तुम्हें महंगा पड़ेगा। शरी का दिल धड़कने लगा लेकिन उसने हिम्मत ना हारी। वो जान चुकी थी कि अब इसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो खामोशी इख्तियार करे या फिर सच्चाई के लिए हर खतरा मोल ले। किस्त के आखिर में शरी एक मशहूर तहक़ीक़ाती सहाफ़ी से राब्ता करती है और इसे फाइल्स भेज देती है। इसका इरादा पक्का हो चुका है, चाहे जो भी हो वो फहद को इंसाफ दिल। शरी फहद, किस्त नंबर 13। रात की तारीकी में रोशनी की एक धीमी किरण शरी के चेहरे पर पड़ी तो वो चौंक कर जाग गई। ख्वाब में भी वही मंजर था, फहद का खून में लथपथ चेहरा और वो चीख जो उसके दिल को चीर गई थी। वो पसीने में भीगी हुई उठी और गहरी सांसें लेते हुए पानी का गिलास खाली कर दिया। उसके जहन में अब भी कल की बातें गर्दिश कर रही थीं। फहद के अल्फाज शरी, हर किसी पर भरोसा मत करो, साए हमारे पीछे ही, ये अल्फाज जैसे इसके जहन में गूंज रहे थे। दूसरी तरफ फहद अब भी लापता था। पुलिस ने सरसरी तहकीकात के बाद हाथ खड़े कर दिए थे। शरी को अंदाज़ा हो चुका था कि ये कोई आम गुमशुदगी नहीं। वो जानती थी कि इसके आसपास कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि वो फहद तक पहुंचे। शरी ने फहद का पुराना लैपटॉप निकाला जो उसे फहद के कमरे से मिला था। जब उसने उसे ऑन किया तो एक खुफिया फोल्डर इसकी नज़र से गुजरा जिस पर पासवर्ड लगा था। बहुत सी कोशिशों के बाद शरी ने फहद की बहन के यौम पैदाइश को आजमाया और फोल्डर खुल गया। इसमें कुछ वीडियोस, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और फाइल्स थीं जिनसे पता चलता था कि फहद किसी खुफिया नेटवर्क की निगरानी कर रहा था जो यतीम बच्चों की स्मगलिंग में मुलव्वस था। इस नेटवर्क में कुछ बहुत ही बासर शख्सियत के नाम थे, जिनमें एक शख्स का नाम देखकर शरी के पैरों तले ज़मीन निकल गई, हमजा खान, जो इसका करीबी दोस्त था और अक्सर फहद से मुलाकात करता था। उसी लम्हे शरी को फ़ोन आया एक नामालूम नंबर से। इसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ एक भारी आवाज़ आई, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो फहद को भूल जाओ, सच जानना तुम्हें महंगा पड़ेगा। शरी का दिल धड़कने लगा लेकिन उसने हिम्मत ना हारी। वो जान चुकी थी कि अब इसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो खामोशी इख्तियार करे या फिर सच्चाई के लिए हर खतरा मोल ले। किस्त के आखिर में शरी एक मशहूर तहक़ीक़ाती सहाफ़ी से राब्ता करती है और इसे फाइल्स भेज देती है। इसका इरादा पक्का हो चुका है, चाहे जो भी हो वो फहद को इंसाफ दिल। शरी फहद, किस्त नंबर 13। रात की तारीकी में रोशनी की एक धीमी किरण शरी के चेहरे पर पड़ी तो वो चौंक कर जाग गई। ख्वाब में भी वही मंजर था, फहद का खून में लथपथ चेहरा और वो चीख जो उसके दिल को चीर गई थी। वो पसीने में भीगी हुई उठी और गहरी सांसें लेते हुए पानी का गिलास खाली कर दिया। उसके जहन में अब भी कल की बातें गर्दिश कर रही थीं। फहद के अल्फाज शरी, हर किसी पर भरोसा मत करो, साए हमारे पीछे ही, ये अल्फाज जैसे इसके जहन में गूंज रहे थे। दूसरी तरफ फहद अब भी लापता था। पुलिस ने सरसरी तहकीकात के बाद हाथ खड़े कर दिए थे। शरी को अंदाज़ा हो चुका था कि ये कोई आम गुमशुदगी नहीं। वो जानती थी कि इसके आसपास कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि वो फहद तक पहुंचे। शरी ने फहद का पुराना लैपटॉप निकाला जो उसे फहद के कमरे से मिला था। जब उसने उसे ऑन किया तो एक खुफिया फोल्डर इसकी नज़र से गुजरा जिस पर पासवर्ड लगा था। बहुत सी कोशिशों के बाद शरी ने फहद की बहन के यौम पैदाइश को आजमाया और फोल्डर खुल गया। इसमें कुछ वीडियोस, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और फाइल्स थीं जिनसे पता चलता था कि फहद किसी खुफिया नेटवर्क की निगरानी कर रहा था जो यतीम बच्चों की स्मगलिंग में मुलव्वस था। इस नेटवर्क में कुछ बहुत ही बासर शख्सियत के नाम थे, जिनमें एक शख्स का नाम देखकर शरी के पैरों तले ज़मीन निकल गई,
हमजा खान, जो इसका करीबी दोस्त था और अक्सर फहद से मुलाकात करता था। उसी लम्हे शरी को फ़ोन आया एक नामालूम नंबर से। इसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ एक भारी आवाज़ आई, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो फहद को भूल जाओ, सच जानना तुम्हें महंगा पड़ेगा। शरी का दिल धड़कने लगा लेकिन उसने हिम्मत ना हारी। वो जान चुकी थी कि अब इसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो खामोशी इख्तियार करे या फिर सच्चाई के लिए हर खतरा मोल ले। किस्त के आखिर में शरी एक मशहूर तहक़ीक़ाती सहाफ़ी से राब्ता करती है और इसे फालस भेज देती है। इसका इरादा पक्का हो चुका है, चाहे जो भी हो वो फहद को इंसाफ दे। शरी फहद। किस्त नंबर 13। रात की तारीकी में रोशनी की एक धीमी किरण शरी के चेहरे पर पड़ी तो वो चौंक कर जाग गई। ख्वाब में भी वही मंजर था, फहद का खून में लथपथ चेहरा और वो चीख जो उसके दिल को चीर गई थी। वो पसीने में भीगी हुई उठी और गहरी सांसें लेते हुए पानी का गिलास खाली कर दिया। उसके जहन में अब भी कल की बातें गर्दिश कर रही थीं। फहद के अल्फाज, शरी, हर किसी पर भरोसा मत करो, साए हमारे पीछे ही, ये अल्फाज जैसे इसके जहन में गूंज रहे थे। दूसरी तरफ फहद अब भी लापता था। पुलिस ने सरसरी तहक़ीक़ात के बाद हाथ खड़े कर दिए थे। शरी को अंदाज़ा हो चुका था कि ये कोई आम गुमशुदगी नहीं। वो जानती थी कि इसके आसपास कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि वो फहद तक पहुँचे। शरी ने फहद का पुराना लैपटॉप निकाला जो उसे फहद के कमरे से मिला था। जब उसने उसे ऑन किया तो एक खुफिया फोल्डर इसकी नज़र से गुजरा जिस पर पासवर्ड लगा था। बहुत सी कोशिशों के बाद शरी ने फहद की बहन के यौम पैदाइश को आजमाया और फोल्डर खुल गया। इसमें कुछ वीडियोस, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और फाइल्स थीं जिनसे पता चलता था कि फहद किसी खुफिया नेटवर्क की निगरानी कर रहा था जो यतीम बच्चों की स्मगलिंग में मुलव्वस था। इस नेटवर्क में कुछ बहुत ही बाअसर शख्सियत के नाम थे, जिनमें एक शख्स का नाम देखकर शरी के पैरों तले ज़मीन निकल गई, हमजा खान, जो इसका करीबी दोस्त था और अक्सर फहद से मुलाकात करता था। उसी लम्हे शरी को फ़ोन आया एक नामालूम नंबर से। इसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ एक भारी आवाज़ आई, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो फहद को भूल जाओ, सच जानना तुम्हें महंगा पड़ेगा। शरी का दिल धड़कने लगा लेकिन उसने हिम्मत ना हारी। वो जान चुकी थी कि अब इसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो खामोशी इख्तियार करे या फिर सच्चाई के लिए हर खतरा मोल ले। किस्त के आखिर में शरी एक मशहूर तहक़ीक़ाती सहाफ़ी से राब्ता करती है और इसे फालस भेज देती है। इसका इरादा पक्का हो चुका है, चाहे जो भी हो वो फहद को इंसाफ दिला। शरी फहद। किस्त नंबर 13। रात की तारीकी में रोशनी की एक धीमी किरण शरी के चेहरे पर पड़ी तो वो चौंक कर जाग गई। ख्वाब में भी वही मंजर था, फहद का खून में लथपथ चेहरा और वो चीख जो उसके दिल को चीर गई थी। वो पसीने में भीगी हुई उठी और गहरी सांसें लेते हुए पानी का गिलास खाली कर दिया। उसके जहन में अब भी कल की बातें गर्दिश कर रही थीं। फहद के अल्फाज, शरी, हर किसी पर भरोसा मत करो, साए हमारे पीछे ही, ये अल्फाज जैसे इसके जहन में गूंज रहे थे। दूसरी तरफ फहद अब भी लापता था। पुलिस ने सरसरी तहक़ीक़ात के बाद हाथ खड़े कर दिए थे। शरी को अंदाज़ा हो चुका था कि ये कोई आम गुमशुदगी नहीं। वो जानती थी कि इसके आसपास कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि वो फहद तक पहुँचे। शरी ने फहद का पुराना लैपटॉप निकाला जो उसे फहद के कमरे से मिला था। जब उसने उसे ऑन किया तो एक खुफिया फोल्डर इसकी नज़र से गुजरा जिस पर पासवर्ड लगा था। बहुत सी कोशिशों के बाद शरी ने फहद की बहन के यौम पैदाइश को आजमाया और फोल्डर खुल गया। इसमें कुछ वीडियोस, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और फाइल्स थीं जिनसे पता चलता था कि फहद किसी खुफिया नेटवर्क की निगरानी कर रहा था जो यतीम बच्चों की स्मगलिंग में मुलव्वस था। इस नेटवर्क में कुछ बहुत ही बाअसर शख्सियत के नाम थे, जिनमें एक शख्स का नाम देखकर शरी के पैरों तले ज़मीन निकल गई, हमजा खान, जो इसका करीबी दोस्त था और अक्सर फहद से मुलाकात करता था। उसी लम्हे शरी को फ़ोन आया एक नामालूम नंबर से। इसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ एक भारी आवाज़ आई, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो फहद को भूल जाओ, सच जानना तुम्हें महंगा पड़ेगा। शरी का दिल धड़कने लगा लेकिन उसने हिम्मत ना हारी। वो जान चुकी थी कि अब इसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो खामोशी इख्तियार करे या फिर सच्चाई के लिए हर खतरा मोल ले। किस्त के आखिर में शरी एक मशहूर तहक़ीक़ाती सहाफ़ी से राब्ता करती है और इसे फालस भेज देती है। इसका इरादा पक्का हो चुका है, चाहे जो भी हो वो फहद को इंसाफ दिला। शरी फहद। किस्त नंबर 13। रात की तारीकी में रोशनी की एक धीमी किरण शरी के चेहरे पर पड़ी तो वो चौंक कर जाग गई। ख्वाब में भी वही मंजर था, फहद का खून में लथपथ चेहरा और वो चीख जो उसके दिल को चीर गई थी।
वो पसीने में भीगी हुई उठी और गहरी सांसें लेते हुए पानी का गिलास खाली कर दिया। उसके जहन में अब भी कल की बातें गर्दिश कर रही थीं। फहद के अल्फाज, शरी, हर किसी पर भरोसा मत करो, साए हमारे पीछे ही, ये अल्फाज जैसे इसके जहन में गूंज रहे थे। दूसरी तरफ फहद अब भी लापता था। पुलिस ने सरसरी तहकीकात के बाद हाथ खड़े कर दिए थे। शरी को अंदाज़ा हो चुका था कि ये कोई आम गुमशुदगी नहीं। वो जानती थी कि इसके आसपास कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि वो फहद तक पहुंचे। शरी ने फहद का पुराना लैपटॉप निकाला जो उसे फहद के कमरे से मिला था। जब उसने उसे ऑन किया तो एक खुफिया फोल्डर इसकी नज़र से गुजरा जिस पर पासवर्ड लगा था। बहुत सी कोशिशों के बाद शरी ने फहद की बहन के यौम पैदाइश को आजमाया और फोल्डर खुल गया। इसमें कुछ वीडियोस, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और फाइल्स थीं जिनसे पता चलता था कि फहद किसी खुफिया नेटवर्क की निगरानी कर रहा था जो यतीम बच्चों की स्मगलिंग में मुलव्वस था। इस नेटवर्क में कुछ बहुत ही बासर शख्सियत के नाम थे, जिनमें एक शख्स का नाम देखकर शरी के पैरों तले ज़मीन निकल गई, हमजा खान, जो इसका करीबी दोस्त था और अक्सर फहद से मुलाकात करता था। उसी लम्हे शरी को फ़ोन आया एक नामालूम नंबर से। इसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ एक भारी आवाज़ आई, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो फहद को भूल जाओ, सच जानना तुम्हें महंगा पड़ेगा। शरी का दिल धड़कने लगा लेकिन उसने हिम्मत ना हारी। वो जान चुकी थी कि अब इसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो खामोशी इख्तियार करे या फिर सच्चाई के लिए हर खतरा मोल ले। किस्त के आखिर में शरी एक मशहूर तहक़ीक़ाती सहाफ़ी से राब्ता करती है और इसे फाइल्स भेज देती है। इसका इरादा पक्का हो चुका है, चाहे जो भी हो वो फहद को इंसाफ दे। शरी फहद, किस्त नंबर 13। रात की तारीकी में रोशनी की एक धीमी किरण शरी के चेहरे पर पड़ी तो वो चौंक कर जाग गई। ख्वाब में भी वही मंजर था, फहद का खून में लथपथ चेहरा और वो चीख जो उसके दिल को चीर गई थी। वो पसीने में भीगी हुई उठी और गहरी सांसें लेते हुए पानी का गिलास खाली कर दिया। उसके जहन में अब भी कल की बातें गर्दिश कर रही थीं। फहद के अल्फाज, शरी, हर किसी पर भरोसा मत करो, साए हमारे पीछे ही, ये अल्फाज जैसे इसके जहन में गूंज रहे थे। दूसरी तरफ फहद अब भी लापता था। पुलिस ने सरसरी तहकीकात के बाद हाथ खड़े कर दिए थे। शरी को अंदाज़ा हो चुका था कि ये कोई आम गुमशुदगी नहीं। वो जानती थी कि इसके आसपास कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि वो फहद तक पहुंचे। शरी ने फहद का पुराना लैपटॉप निकाला जो उसे फहद के कमरे से मिला था। जब उसने उसे ऑन किया तो एक खुफिया फोल्डर इसकी नज़र से गुजरा जिस पर पासवर्ड लगा था। बहुत सी कोशिशों के बाद शरी ने फहद की बहन के यौम पैदाइश को आजमाया और फोल्डर खुल गया। इसमें कुछ वीडियोस, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और फाइल्स थीं जिनसे पता चलता था कि फहद किसी खुफिया नेटवर्क की निगरानी कर रहा था जो यतीम बच्चों की स्मगलिंग में मुलव्वस था। इस नेटवर्क में कुछ बहुत ही बासर शख्सियत के नाम थे, जिनमें एक शख्स का नाम देखकर शरी के पैरों तले ज़मीन निकल गई, हमजा खान, जो इसका करीबी दोस्त था और अक्सर फहद से मुलाकात करता था। उसी लम्हे शरी को फ़ोन आया एक नामालूम नंबर से। इसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ एक भारी आवाज़ आई, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो फहद को भूल जाओ, सच जानना तुम्हें महंगा पड़ेगा। शरी का दिल धड़कने लगा लेकिन उसने हिम्मत ना हारी। वो जान चुकी थी कि अब इसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो खामोशी इख्तियार करे या फिर सच्चाई के लिए हर खतरा मोल ले। किस्त के आखिर में शरी एक मशहूर तहक़ीक़ाती सहाफ़ी से राब्ता करती है और इसे फाइल्स भेज देती है। इसका इरादा पक्का हो चुका है, चाहे जो भी हो वो फहद को इंसाफ दे। शरी फहद, किस्त नंबर 13। रात की तारीकी में रोशनी की एक धीमी किरण शरी के चेहरे पर पड़ी तो वो चौंक कर जाग गई। ख्वाब में भी वही मंजर था, फहद का खून में लथपथ चेहरा और वो चीख जो उसके दिल को चीर गई थी। वो पसीने में भीगी हुई उठी और गहरी सांसें लेते हुए पानी का गिलास खाली कर दिया। उसके जहन में अब भी कल की बातें गर्दिश कर रही थीं। फहद के अल्फाज, शरी, हर किसी पर भरोसा मत करो, साए हमारे पीछे ही, ये अल्फाज जैसे इसके जहन में गूंज रहे थे। दूसरी तरफ फहद अब भी लापता था। पुलिस ने सरसरी तहक़ीक़ात के बाद हाथ खड़े कर दिए थे। शरी को अंदाज़ा हो चुका था कि ये कोई आम गुमशुदगी नहीं। वो जानती थी कि इसके आसपास कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि वो फहद तक पहुंचे। शरी ने फहद का पुराना लैपटॉप निकाला जो उसे फहद के कमरे से मिला था। जब उसने उसे ऑन किया तो एक खुफिया फोल्डर इसकी नज़र से गुजरा जिस पर पासवर्ड लगा था। बहुत सी कोशिशों के बाद शरी ने फहद की बहन के यौम पैदाइश को आजमाया और फोल्डर खुल गया।
इसमें कुछ वीडियोस, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और फाइल्स थीं जिनसे पता चलता था कि फहद किसी खुफिया नेटवर्क की निगरानी कर रहा था जो यतीम बच्चों की स्मगलिंग में मुलव्वस था। इस नेटवर्क में कुछ बहुत ही बासर शख्सियत के नाम थे, जिनमें एक शख्स का नाम देखकर शरी के पैरों तले ज़मीन निकल गई, हमजा खान, जो इसका करीबी दोस्त था और अक्सर फहद से मुलाकात करता था। उसी लम्हे शरी को फ़ोन आया एक नामालूम नंबर से। इसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ एक भारी आवाज़ आई, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो फहद को भूल जाओ, सच जानना तुम्हें महंगा पड़ेगा। शरी का दिल धड़कने लगा लेकिन उसने हिम्मत ना हारी। वो जान चुकी थी कि अब इसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो खामोशी इख्तियार करे या फिर सच्चाई के लिए हर खतरा मोल ले। किस्त के आखिर में शरी एक मशहूर तहक़ीक़ाती सहाफ़ी से राब्ता करती है और इसे फाइल्स भेज देती है। इसका इरादा पक्का हो चुका है, चाहे जो भी हो वो फहद को इंसाफ दिला। शरी फहद, किस्त नंबर 13। रात की तारीकी में रोशनी की एक धीमी किरण शरी के चेहरे पर पड़ी तो वो चौंक कर जाग गई। ख्वाब में भी वही मंजर था, फहद का खून में लथपथ चेहरा और वो चीख जो उसके दिल को चीर गई थी। वो पसीने में भीगी हुई उठी और गहरी सांसें लेते हुए पानी का गिलास खाली कर दिया। उसके ज़हन में अब भी कल की बातें गर्दिश कर रही थीं। फहद के अल्फाज, शरी, हर किसी पर भरोसा मत करो, साए हमारे पीछे हैं, ये अल्फाज जैसे इसके ज़हन में गूंज रहे थे। दूसरी तरफ फहद अब भी लापता था। पुलिस ने सरसरी तहक़ीक़ात के बाद हाथ खड़े कर दिए थे। शरी को अंदाज़ा हो चुका था कि ये कोई आम गुमशुदगी नहीं। वो जानती थी कि इसके आसपास कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि वो फहद तक पहुँचे। शरी ने फहद का पुराना लैपटॉप निकाला जो उसे फहद के कमरे से मिला था। जब उसने उसे ऑन किया तो एक खुफिया फोल्डर इसकी नज़र से गुजरा जिस पर पासवर्ड लगा था। बहुत सी कोशिशों के बाद शरी ने फहद की बहन के यौम पैदाइश को आजमाया और फोल्डर खुल गया। इसमें कुछ वीडियोस, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और फाइल्स थीं जिनसे पता चलता था कि फहद किसी खुफिया नेटवर्क की निगरानी कर रहा था जो यतीम बच्चों की स्मगलिंग में मुलव्वस था। इस नेटवर्क में कुछ बहुत ही बासर शख्सियत के नाम थे, जिनमें एक शख्स का नाम देखकर शरी के पैरों तले ज़मीन निकल गई, हमजा खान, जो इसका करीबी दोस्त था और अक्सर फहद से मुलाकात करता था। उसी लम्हे शरी को फ़ोन आया एक नामालूम नंबर से। इसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ एक भारी आवाज़ आई, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो फहद को भूल जाओ, सच जानना तुम्हें महंगा पड़ेगा। शरी का दिल धड़कने लगा लेकिन उसने हिम्मत ना हारी। वो जान चुकी थी कि अब इसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो खामोशी इख्तियार करे या फिर सच्चाई के लिए हर खतरा मोल ले। किस्त के आखिर में शरी एक मशहूर तहक़ीक़ाती सहाफ़ी से राब्ता करती है और इसे फाइल्स भेज देती है। इसका इरादा पक्का हो चुका है, चाहे जो भी हो वो फहद को इंसाफ दिला। शरी फहद, किस्त नंबर 13। रात की तारीकी में रोशनी की एक धीमी किरण शरी के चेहरे पर पड़ी तो वो चौंक कर जाग गई। ख्वाब में भी वही मंजर था, फहद का खून में लथपथ चेहरा और वो चीख जो उसके दिल को चीर गई थी। वो पसीने में भीगी हुई उठी और गहरी सांसें लेते हुए पानी का गिलास खाली कर दिया। उसके ज़हन में अब भी कल की बातें गर्दिश कर रही थीं। फहद के अल्फाज, शरी, हर किसी पर भरोसा मत करो, साए हमारे पीछे हैं, ये अल्फाज जैसे इसके ज़हन में गूंज रहे थे। दूसरी तरफ फहद अब भी लापता था। पुलिस ने सरसरी तहक़ीक़ात के बाद हाथ खड़े कर दिए थे। शरी को अंदाज़ा हो चुका था कि ये कोई आम गुमशुदगी नहीं। वो जानती थी कि इसके आसपास कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि वो फहद तक पहुँचे। शरी ने फहद का पुराना लैपटॉप निकाला जो उसे फहद के कमरे से मिला था। जब उसने उसे ऑन किया तो एक खुफिया फोल्डर इसकी नज़र से गुजरा जिस पर पासवर्ड लगा था। बहुत सी कोशिशों के बाद शरी ने फहद की बहन के यौम पैदाइश को आजमाया और फोल्डर खुल गया। इसमें कुछ वीडियोस, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और फाइल्स थीं जिनसे पता चलता था कि फहद किसी खुफिया नेटवर्क की निगरानी कर रहा था जो यतीम बच्चों की स्मगलिंग में मुलव्वस था। इस नेटवर्क में कुछ बहुत ही बासर शख्सियत के नाम थे, जिनमें एक शख्स का नाम देखकर शरी के पैरों तले ज़मीन निकल गई, हमजा खान, जो इसका करीबी दोस्त था और अक्सर फहद से मुलाकात करता था। उसी लम्हे शरी को फ़ोन आया एक नामालूम नंबर से। इसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ एक भारी आवाज़ आई, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो फहद को भूल जाओ, सच जानना तुम्हें महंगा पड़ेगा। शरी का दिल धड़कने लगा लेकिन उसने हिम्मत ना हारी। वो जान चुकी थी कि अब इसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो खामोशी इख्तियार करे या फिर सच्चाई के लिए हर खतरा मोल ले। किस्त के आखिर में शरी एक मशहूर तहक़ीक़ाती सहाफ़ी से राब्ता करती है और इसे फाइल्स भेज देती है। इसका इरादा पक्का हो चुका है,
चाहे जो भी हो वो फहद को इंसाफ दिल। शरी फहद किस्त नंबर 13। रात की तारीकी में रोशनी की एक धीमी किरण शरी के चेहरे पर पड़ी तो वो चौंक कर जाग गई। ख्वाब में भी वही मंजर था, फहद का खून में लथपथ चेहरा और वो चीख जो उसके दिल को चीर गई थी। वो पसीने में भीगी हुई उठी और गहरी सांसें लेते हुए पानी का ग्लास खाली कर दिया। उसके जहन में अब भी कल की बातें गर्दिश कर रही थीं। फहद के अल्फाज, शरी हर किसी पर भरोसा मत करो, साए हमारे पीछे ही, ये अल्फाज जैसे इसके जहन में गूंज रहे थे। दूसरी तरफ फहद अब भी लापता था। पुलिस ने सरसरी तहकीकात के बाद हाथ खड़े कर दिए थे। शरी को अंदाज़ा हो चुका था कि ये कोई आम गुमशुदगी नहीं। वो जानती थी कि इसके आसपास कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि वो फहद तक पहुंचे। शरी ने फहद का पुराना लैपटॉप निकाला जो उसे फहद के कमरे से मिला था। जब उसने उसे ऑन किया तो एक खुफिया फोल्डर इसकी नज़र से गुजरा जिस पर पासवर्ड लगा था। बहुत सी कोशिशों के बाद शरी ने फहद की बहन के यौम पैदाइश को आजमाया और फोल्डर खुल गया। इसमें कुछ वीडियोस, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और फाइल्स थीं जिनसे पता चलता था कि फहद किसी खुफिया नेटवर्क की निगरानी कर रहा था जो यतीम बच्चों की स्मगलिंग में मुलव्वस था। इस नेटवर्क में कुछ बहुत ही बासर शख्सियत के नाम थे, जिनमें एक शख्स का नाम देखकर शरी के पैरों तले ज़मीन निकल गई, हमजा खान, जो इसका करीबी दोस्त था और अक्सर फहद से मुलाकात करता था। उसी लम्हे शरी को फ़ोन आया एक नामालूम नंबर से। इसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ एक भारी आवाज़ आई, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो फहद को भूल जाओ, सच जानना तुम्हें महंगा पड़ेगा। शरी का दिल धड़कने लगा लेकिन उसने हिम्मत ना हारी। वो जान चुकी थी कि अब इसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो खामोशी इख्तियार करे या फिर सच्चाई के लिए हर खतरा मोल ले। किस्त के आखिर में शरी एक मशहूर तहक़ीक़ाती सहाफ़ी से राब्ता करती है और इसे फाइल्स भेज देती है। इसका इरादा पक्का हो चुका है, चाहे जो भी हो वो फहद को इंसाफ